स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल जोलॉजिस्ट। अब आपका साइंस का पेपर ओवर हो चुका है, तो अब बारी है एनालिसिस करने की एंड देखने की कितना पेपर टफ आया था, आसान आया था। एंड आप खुद भी पूरी वीडियो स्टार्टिंग टू एंड तक देखो ताकि आपको पता चल जाए आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सेक्शन ए क्या है, इसमें 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोपेनोन है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, प्रक्रियात्मक समूह क्या है, तो उसका है कीटोन। ठीक है, मैंने 4th चैप्टर की वीडियो में बताया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर अगर कोई मतलब कंडक्टर डाल दिया जाता है तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है। तो इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 का है, ध्यान रखना। देन क्वेश्चन नंबर 3, ये चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, चांसेस नहीं लग रहे थे लेकिन पूछ लिया है। अब देखो क्वेश्चन पहला पार्ट क्या बोल रखा है कि बॉयज एंड गर्ल्स में क्या कॉमन चेंजेस आते हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन में। तो पहला तो है भाई प्यूबिक हेयर आते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है पिंपल या ऑयली स्किन होने लगती है, तो ये हो गया। बी पार्ट में बोल रखा है कि रेकलेस फीमेल फीटिसाइड करने से क्या परेशानी है। देखो मदर की डेथ हो सकती है। अगर आपने ये लिख दिया होगा तो आपको सीधा मार्क मिलेगा एक। नेक्स्ट है कि कंट्रासेप्टिव मेथड बताना है आपको जिसके कारण हार्मोनल बैलेंस चेंज हो जाता है, तो वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। जितनी पिल्स वगैरह होती हैं वो क्या है, हार्मोनल बैलेंस चेंज कर देती हैं। नेक्स्ट बोल रखा है कि भाई आपको 2 फैक्टर बताने हैं पॉपुलेशन साइज को डिटरमाइन करने वाले। एक तो होता है देखो डेथ रेट, कितनी डेथ हो रही है एक पॉपुलेशन में, और एक होती है बर्थ रेट। अगर मान लो डेथ रेट कम है और बर्थ रेट ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। बर्थ रेट कम है, डेथ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन घटेगी, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 4 ये चैप्टर नंबर 16 से आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आप देख लेना। बाकी हम अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। इसका आंसर देखो क्या होगा। इसमें बोल रखा है कि आयरन की रिएक्शन हो रही है स्टीम से, तो क्या बनेगा। ये है चैप्टर नंबर 3 का, इसमें सीधा आंसर है बी, Fe3O4 बनेगा। नेक्स्ट फिर और में दे रखा है, अगर आपने ये कर रखा है तो वो सही है, वरना और वाले में इसका आंसर होगा कैल्शियम। ठीक है, अभी इतना टाइम नहीं है कि हम डिस्कस करें कि क्यों होगा कैल्शियम, बस ये याद रखो कैल्शियम होगा। नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सबके लिए ट्रू है कि नहीं है। प्लेन, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, हाँ सबके लिए ट्रू है, तो आंसर होगा इसका डी। और में बोला गया है कि भाई कौन से एक कॉनकेव मिरर है और एनलार्ज्ड इमेज बन रही है, तो हमें पता ही है सिर्फ एक केस होता है, केस नंबर 6, जिसमें ये बनते हैं। और इमेज कौन सी बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, तो ऑप्शन क्या होगा इसका डी होगा। जिसने डी पे टिक लगाया होगा उसे मार्क्स पूरे मिलेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, एक शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो किस कारण से होता है। देखो जब उसमें करंट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब शॉर्ट सर्किट होने लगता है। और में दे रखा है 2 बल्ब है, 40 वाट का एंड 100 वाट का। तो 100 वाट वाले में तो 1 एम्पेयर करंट आ रहा है, तो 40 वाट वाले में कितना आएगा, इसका आंसर है ए। कैलकुलेशन करने पर इतना ही आएगा, ध्यान रखना। जिसने ये लगाया होगा टिक उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे। देन प्लास्टर ऑफ पेरिस, मैंने 2nd चैप्टर की जो जिस बच्चे ने वीडियो देखी है उसको पता होगा, इसका आंसर होगा सी, CaSO4.12H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। जिसने 2H2O लगाया वो गलत है आंसर, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9, अब इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है किसके अगेंस्ट, सोडियम सल्फेट की एंड बेरियम क्लोराइड की। देन फिर कुछ ऑप्शन दिए हुए और फिर बोला है आपको टिक सही बताना है कि इनमें से कौन से सारे ऑप्शन सही है। तो देखो बस एक्सचेंज ऑफ एटम कभी नहीं होता, बाकी सारी चीजें होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ABCD सारे सही हैं। देन फिर बोला गया है कि बेकिंग सोडा है किससे मिलकर बना होता है, वो बना होता है सोडियम कार्बोनेट एंड टार्टारिक एसिड से, तो ऑप्शन सी सही है इसका आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रखा है कि 10% लॉ किस एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक होता है, किस फॉर्म में, वो होता है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। क्योंकि हम खाना खाते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है और क्या मिलती है उससे हमें एनर्जी, केमिकल एनर्जी। देन फिर सॉइल फर्टिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है। अब देखो ये इकोलॉजी वाला आ गया, लास्ट के 3 चैप्टर्स में से है, कौन से चैप्टर में का क्वेश्चन है मुझे बताना कमेंट्स में। ये देखो इसका आंसर होगा डी। कोई भी सॉइल जितनी ज़्यादा लाइफ सपोर्ट कर सकती है उतनी ही उसकी फर्टिलिटी होगी। देन फिर असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं। मैंने कल की वीडियो में आपको ट्रिक बताई थी असर्शन रीजनिंग के, कि अगर आपने वो ट्रिक देखी होगी तो आपके ये पूरे आंसर सही गए होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 13 के असर्शन में क्या बोल रखा है, C2H5OH है और C3H7OH है। ये क्या होमोलोगस एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज के हिस्सा है। ठीक है, एक है सेकंड मेंबर और दूसरा है थर्ड मेंबर, ये बात सही है। रीजन क्या बोल रखा है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर साइज का डिफरेंस क्या है, 144। देखो अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका सी। असर्शन सही है बट रीजन गलत है, और मैंने कल की वीडियो में पहले ही बताया था या तो ए होगा या सी होगा, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर जिस बच्चे ने सी लगाया है वो सही हो गया इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 में आपको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बारे में बताया हुआ, तो इसका आंसर है ए, दोनों ही सही है। तो जिस बच्चे ने ए पे क्लिक करा होगा, देखो अब मैंने कल की वीडियो में जैसा प्रिडिक्ट किया था वैसा ही आया है।
नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, रस्टिंग क्या होती है, जंग लगना क्या होता है, कोरोजन वगैरह का पार्ट ही है। तो अगर जिस बच्चे ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3 का कोरोजन वाला पार्ट, उसने अच्छे से कर दिया होगा। तो ये कोई ज़्यादा टफ चैप्टर क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, बुक का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट बोल रखा है होमोलोगस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, या फिर होमोलोगस सीरीज में कहूँ तो ये भी बहुत आसान से जस्टिफाई करना था आपको, बस स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन कर देना था कि देखो इसके बाद नेक्स्ट कार्बन में भी सेम चीज़ हो रही है तो इसलिए होमोलोगस स्ट्रक्चर हो रहे हैं ये। तो ये भी बहुत आसान है, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है ये। देन फिर टिंडल इफेक्ट क्या होता है कॉलोइडल पार्टिकल में, और 4 ऑब्जर्विंग रीजन वगैरह बताने, तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान था। वरना नहीं तो क्वेश्चन नंबर 10 का है ये क्वेश्चन, देखो डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लास स्लैब एंड ग्लास प्रिज्म वाला। तो जिस बच्चे ने अगर बना के भी कर दिया होगा ये, तो उसको पूरे ऑलमोस्ट पूरे मार्क्स मिलेंगे, एटलीस्ट 1.5 नंबर तो मिलेंगे ही। देन क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, तो इसमें आपको वेल लेवल डायग्राम बनाता है, ये चैप्टर नंबर 13 का है। अगर जिस बच्चे ने डायग्राम बना दिया उसे पूरे मार्क्स मिलेंगे, पूरे नहीं तो कम से कम 2 नंबर जरूर मिलेंगे अगर डायग्राम अच्छे से बनाया होगा तो। नेक्स्ट आता है भाई आपको बताना है टेबुलर फॉर्मेट में डिफरेंस लिखने बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन में। चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है, एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन आ गया है। तो ये भी लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कहीं से बाहर से पूछा गया, बुक का ही क्वेश्चन है। तो 1.5 नंबर का ये हो गया, 1.5 नंबर का ये हो गया, जिस बच्चे ने करा होगा उसको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, क्लोरलक्री प्रोसेस चैप्टर नंबर 2 का है, प्री बोर्ड में भी आया और बोर्ड में भी पूछ लिया गया है। तो ये देखो जिस बच्चे ने ये करके आया होगा उसे पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने प्री बोर्ड के एनालिसिस में पहले ही बता दिया था क्लोरलक्री प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखो ये चैप्टर नंबर 4 का ही है। अब क्या है, वो है इथेनॉल की रिएक्शन वाला पार्ट है, ठीक है, नोमेनक्लेचर के बाद का टॉपिक है ये। जिस बच्चे ने वो टॉपिक पढ़ा हो तो कर लिया होगा। अब देखो ये 3 पॉइंट है, मतलब सारे 1-1 नंबर के हैं। तो अगर जिस बच्चे को पहला नहीं आता होगा कि 5% KMnO4 कैसे बनाया जाता है, बाकी के 2 भी कर लिए होंगे तो आसानी से उसे 2 नंबर पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 22 में बोला हुआ है कि भाई एक स्क्वायरल है, ठीक है, गिलहरी है, वो है डरावनी सिचुएशन में, खतरा है उसे, या तो वो भागेगी, लड़ेगी या फिर भागेगी। तो उस कंडीशन में कौन से चेंजेस होते हैं, तो देखो पहला चेंज तो ये होगा उसका बीपी बढ़ेगा। दूसरा चेंज क्या है, हार्मोन, कौन सा हार्मोन निकलेगा, एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो 2-3 चेंज बाकी के आप खुद भी लिख देना, जिस बच्चे ने लिखे होंगे उसको मार्क्स मिलेंगे इसमें। नेक्स्ट क्या है भाई, देखो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23, ये क्या है, पार्ट ए और बी में दे दिया, मतलब 1.5 नंबर। अब क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो ये क्या बता रहा है कि कंडक्टर वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन बताना है। कौन सा नियम बताता है, ये बताता है ओम्स का नियम, ओम्स का लॉ। तो जिस बच्चे ने ओम का लॉ पढ़ा होगा ये पूरा क्वेश्चन उसने कर लिया होगा। तो बहुत आसान है, मतलब कहीं से ऐसा कुछ नहीं कर रहे ये लोग कि किताब से बिल्कुल बाहर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बुक के ही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी है, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, कल की मैंने फिजिक्स की वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो में बताया था आपको ये पढ़ना है, एंड जिस बच्चे ने ये पढ़ा होगा ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया होगा। बहुत ज़्यादा आसान है, किस चैप्टर से आया था मुझे कमेंट में करके बताओ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 सेक्शन सी का पार्ट है, 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखो मैंने पहले ही बताया हुआ है कि 3 मार्क्स जो थर्ड चैप्टर है उससे 5 मार्क्स का एक सीधा क्वेश्चन नहीं बनता, पार्ट्स में पूछा जाता है। तो ये 5 चैप्टर नंबर 3 का ही है, जिसको डाउट है चैप्टर नंबर 3 ओपन करके देख लो, अब क्लियर हो जाएगा कि कितने मार्क्स आने वाले हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, चैप्टर नंबर कौन सा है, 13 है ये। इलेक्ट्रोमैग्नेट कितना आसान है ये, इसके 2 इस्तेमाल बताने, वेल लेवल डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये मतलब बहुत ज़्यादा आसान है, तो जिस बच्चे ने ये करा होगा उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे, चैप्टर नंबर 13 का है। देन फिर बोल रखा है रे डायग्राम, मैंने फिजिक्स के वीडियो में कल बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि भाई रे डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लेना, ये आती ही है। और ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा आसान है, मैग्निफिकेशन वगैरह बताना है इनका, बहुत ज़्यादा आसान है। सेम ये उसी का है, किसका, ये चैप्टर नंबर 10 का है ये, ठीक है, लाइट वाले का है। देन फिर क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, जेनेटिक्स क्या है, चैप्टर नंबर 9। देखो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना डीप से पूछ लेंगे, लेकिन अगर जिस बच्चे ने पढ़ी होगी तो कर ली होगी। जीन्स क्या होते हैं, कहाँ लोकेटेड होते हैं, तो अगर जिसको जीन्स नहीं पता लेकिन कहाँ लोकेटेड होते हैं वो भी लिख दिया होगा तो आधा सा 1 नंबर इसमें मिल जाएगा। फिर आपको 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू स्पीशीज बताने हैं, तो ये वाले के लिए जिस बच्चे ने पढ़ा होगा अच्छे से वही कर पाया होगा, वरना ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन कह सकता हूँ मैं इसे। देन क्वेश्चन नंबर 29, देखो मैंने 5th चैप्टर की वीडियो में पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल से क्वेश्चन आएगा तो सीधा उठ के आएगा। जिस बच्चे ने वो वीडियो देखी होगी वो कर भी पाया होगा ये क्वेश्चन। देखो कितना आसान है, आपको पीरियड्स दे दिए, 3 पीरियड दे रखे हैं और बाकी ग्रुप्स दे रखे हैं, बाकी आपको नेम वगैरह बताने ABCD के, बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिर उन्हीं के बेसिस पे आपको ये लिख देने हैं,
क्या इनके आंसर्स देने, तो कितना आसान है। डिफाइन एटॉमिक साइज ये थोड़ा सा टफ हो सकता है डेफिनेशन वाला, लेकिन ऊपर वाला बहुत ज़्यादा आसान है। तो जिस बच्चे ने वो वीडियो देखी होगी एंड ये क्वेश्चन करा होगा उसे पूरे मार्क्स मिलेंगे। देन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्या है वो डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग ऑफ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। देखो इसका रीज़न क्या है, देखो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ पानी में रहते हैं, अब क्या है ऑक्सीजन तो हवा में रहती है, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू पानी के अंदर जाते हैं, जिसके कारण उन्हें सांस बहुत ज़्यादा जल्दी फ्रिक्वेंटली लेनी होती है, हमें इतना नहीं करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फेरिंग्स का वेल्युबल डायग्राम बनाना है, रेस्पिरेशन वाला पार्ट है। एंड बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो में मैंने आपको बताया था ये वाला कि भाई ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ लेना, देखो सीधा सीधा आ गया है। तो अब लास्ट में हम बात करते हैं पेपर आपका कैसा रहा अकॉर्डिंग टू मी। देखो मेरे अनुसार पेपर थोड़ा सा ये उन बच्चों के लिए बहुत आसान रहा होगा जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन वैसा भी नहीं है कि कोई बच्चा ना कर पाए, तो पेपर मॉडरेट टू इजी था। अगर आपके, मैं कहता हूं कि आपके मार्क्स ऑल 80 में से अबव 50 आने चाहिए अगर आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं एंड थोड़ा थोड़ा लिखा है, बाकी वो तो रिजल्ट बताएगा कि आपने कैसे करा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।